इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। अहमदाबाद फेज 2 में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन समारोह, पीएम मोदी वर्चुअल हुए कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा इस शासन के लिए उठाया गया कदम, जनता भी कर रही इस विधेयक का समर्थन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिवनी नागपुर का सफर होगा आसान, 2500 करोड़ में बनेगा 4 लेन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दौरा, बाढ़ की घटनाओं के बाद हुए नुकसान का किया निरीक्षण, कहा मानसून के साथ साथ राज्य में बढ़ रही है नुकसान की घटनाएं। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड पर बोली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, कहा मध्यकाल से ही समाज ने बेटों को माना धन का स्रोत, दहेज की भूख का कोई अंत नहीं। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद फेज 2 में सरदार धाम बालिका छात्रावास के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, भारत के पास वास्तव में आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने युवा लड़के लड़कियों से आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए मेक इन इंडिया उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। सरदार धामનું નામ જેટલું પવિત્ર છે એટલું જ એનું કામ પણ પવિત્ર છે। આજે દીકરીઓની સેવા માટે, એમની શિક્ષા માટે એક હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। જે દીકરીઓ આ હોસ્ટેલમાં રહેશે, જેમને अनेक पोताना अरमान हशे, पोताना सपना हशे, ये पूरा करवाना अनेक अवसर मळवाना छे। अने एटलुं ज नहीं, आ दीकरीओ ज्यारे पोताना पग पर ऊभी हशे, सामर्थ्यवान थई हशे, त्यारे राष्ट्र निर्माण पर पण एमनी अहम भूमिका स्वाभाविक बनवानी छे। एमनुं कुटुंब पण समर्थ बनवानुं छे। अने एटला माटे हूँ सौथी पहेला तो आ होस्टेल में रहवानुं जेमने अवसर मळवानो छे, एवी बधी ज दीकरीओना एमना उज्जवल भविष्य माटे खूब खूब शुभेच्छाओं आपूं छुं। एमना परिवारजनोने पण शुभेच्छाओं आपूं छुं। साथियों, आ मारुं सौभाग्य छे के गर्ल्स होस्टेल फेज 2 नुं एनी आधारशिला मूकवा माटे आपे मने अवसर आप्यो हतो। અને આજે સમાજના ભગીરથ પ્રયાસોથી 3000 દીકરીઓને માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા, ઉત્તમ સગવડ સાથે આ ભવ્ય ઇમારત એમને મળી રહી છે। મને કહેવામાં આવ્યું કે વડોદરામાં કંઈ 2000 સ્ટુડન્ટ્સ માટે હોસ્ટેલનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે। સુરત, રાજકોટ, મહેસાણા, એમાં પણ આ પ્રકારના એજ્યુકેશનના, લર્નિંગના, ટ્રેનિંગના એવા અનેક સેન્ટર્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। આ બધા પ્રયાસો માટે જે આમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે
એ સૌ અભિનંદનના અધિકારી છે, કારણ કે આપણો દેશ તો સમાજની શક્તિથી જ આગળ વધતો હોય છે. હું આજે આ અવસરે સરદાર સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું. સાથીઓ, જ્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે હંમેશા કહેતો હતો કે ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ. અને આજે સંજોગ છે કે દેશના વિકાસમાં ગુજરાતે મને જે શીખવાડ્યું, ગુજરાત પાસેથી હું જે શીખ્યો, એ બધું લેખે લાગી રહ્યું છે. તમે બધા જાણો છો કે આજથી 25-30 વર્ષ પહેલા આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં અનેક પેરામીટરમાં કેટલીક બાબતો ચિંતાજનક હતી. ગુજરાત વિકાસની સાથે સાથે સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ અનેક સંકટોથી એની શક્તિ ખપાવી પડતી હતી, ચુનૌતીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. અને એમાં હું તો જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો હતો ત્યારે મેં પહેલી વાર મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે દીકરીઓ શિક્ષણમાં ખૂબ પાછળ છે. અને એ મને બહુ મારા મનને અસર કરી ગયું. અનેક કુટુંબો દીકરીઓને નિશાળ મોકલતા જ નહોતા. અને જે સ્કૂલમાં દાખલ પણ થાય એ પણ વેળાસર ઉઠી જાય, ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય. 25 વર્ષ પહેલા આપ સૌએ મને સાથ આપ્યો અને આખી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. આપને યાદ હશે, આપણે કન્યા કેળવણી રથયાત્રા કાઢતા. મને યાદ છે એ વખતે 40-42 ડિગ્રી તાપમાન હોય અને 13-14-15 જૂન ગામડાઓમાં જવું એટલે જવું, ઘેર ઘેર જવું એટલે જવું, દીકરીઓને આંગળી પકડીને નિશાળે લઈ જવી એટલે લઈ જ જવી. શાળા પ્રવેશોત્સવમાં કેટલા મોટા કાર્યક્રમો કર્યા. અને મારું સૌભાગ્ય છે કે આ કામે ખૂબ મોટો આપણને લાભ આપ્યો. અને એનાથી આજે જરૂરત પડી તો શાળાઓના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બન્યા, શાળાઓને આધુનિક સુવિધાઓ મળી, બધી જ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ વિકસિત થઈ ગઈ, શિક્ષકોની ભરતી થઈ ગઈ. અને સમાજે પણ એમાં ખૂબ આગળ આવીને ભાગ લીધો અને જવાબદારી નિભાવી. અને પરિણામે આવ્યું, આજે એ દીકરીઓ જે શરૂઆતમાં આપણે દાખલ કર્યા ને, કોઈ ડૉક્ટર બની ગયા છે, કોઈ એન્જિનિયર બની ગયા છે, ડ્રોપ આઉટ ઘટી ગયો છે, એટલું નહીં, આખા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે અભ્યાસની ભૂખ જાગી ગઈ. બીજી એક ચિંતા મોટી હતી, ભ્રૂણ હત્યાનું પાપ. આ એવડો મોટો કલંક આપણા ઉપર હતો અને ઘણીવાર તો આપણા સમાજમાં તો ખૂબ ચિંતા થતી હતી. આના સામે સમાજે મને મોટો ટેકો કર્યો અને આખું આંદોલન ઊભું કર્યું. આપણે સુરતથી એક યાત્રા કાઢી હતી, ઉમિયા માતા સુધી લઈ ગયા હતા. બેટા બેટી એક સમાન આ ભાવનાને આપણે બધાને મજબૂતી આપી. અને આપણું ગુજરાત તો શક્તિની ઉપાસના કરનારું ગુજરાત. અહીંયા અમારે ત્યાં ઉમિયા માતા હોય, માં ખોડલ હોય, માં કાળી હોય, માં અંબા હોય, માં બહુચર હોય અને એના આશીર્વાદ હોય. એ સમાજમાં ભ્રૂણ હત્યા એક કલંક હતી. અને જ્યારે આ ભાવના જાગી, બધાનું સમર્થન મળ્યું, આજે ગુજરાતમાં દીકરા દીકરીઓની સંખ્યામાં ભેદ જે ખૂબ મોટી ખાઈ હતી એને ધીરે ધીરે આપણે કાપવામાં સફળ થઈ રહ્યા છીએ. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा कि गृह मंत्री ने इसे पेश करते हुए भी इसके बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि इस सेशन के लिए उठाया कदम था जिसका विपक्ष ने विरोध किया, जबकि जनता इस विधेयक को चाह रही है. विपक्ष इस बहस को गलत दिशा में लेकर जा रहा है. लोकतंत्र को ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है. बिल पास हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये पेश करते समय भी गृह मंत्री जी ने बताया और राज्यसभा में भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रस्ताव वो लेकर के गए थे उसको पेश करते समय भी बताया. जो नेता, जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है राज्यों में भी या केंद्र में भी, इवन प्रधानमंत्री भी 5 साल या 5 साल से अधिक के किसी
जहां सजा हो सकती है, ऐसे किसी मामले में वो लिप्त पाया जाता है और उसको जेल होती है और कोर्ट उनको 30 दिन तक जमानत नहीं देती है, तो शासन कैसे चलेगा बताओ, गवर्नेंस कैसे होगा? तो ये एक गुड गवर्नेंस के लिए उठाया गया कदम था, जिसको भी अपोजिशन ने विरोध किया। इस सत्र में यह भी हमें देखना पड़ा कि ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, जनता इसको चाह रही है, अपोजिशन ने विरोध किया। सर, आप कह रहे हैं ये प्रोग्रेसिव लॉ है, कुछ प्रश्न ये उठ रहे हैं कि सपोज मानिए कि 30 दिन बाद उनकी जमानत नहीं होती या 30 दिन वो जेल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि नहीं, वो बेगुनाह साबित होते हैं उस मामले में, लेकिन उनकी पोजीशन तो फिर वो चली जाएगी 30 दिन के बाद। अगर मान लीजिए वो 1 महीने बाद, ये भी कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीजर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, सारे जो केसेस चलते हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, तो उस केस में क्या हो सकता है? नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। वो क्या है, मैं भी सुन रहा था अपोजिशन के कुछ सांसदों की बहस को। वो कहते हैं हमने कोई पॉलिटिकल धरना दिया, हमें पकड़ लिया और कुछ एजेंसियों ने कह दिया इन्होंने तो ऐसा बोला ऐसा बोला, उसमें सजा है ही नहीं 5 साल और 5 साल से अधिक। वो बहस को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा मामला जिसमें सजा 5 साल या उससे अधिक होने पर किसी मामले में वो फंसते हैं या लिप्त पाए जाते हैं और जांच एजेंसियां कहती है कि ये दोषी हैं, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है और कोर्ट में जमानत में जाते हैं। वो कोर्ट भी कहता है ठीक है ये दोषी हैं, मैं जमानत नहीं देता। अब ऐसे आदमी को मंत्री रहना चाहिए क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं उनसे, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? काम कैसे होगा, कहां से करेंगे काम? ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक है ही नहीं। तो उसको ही ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए ये बिल लाया गया है। अभी वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है, चर्चा होने दो। मैं सुन रहा हूं कि कुछ अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि हम तो इसमें हमारे सदस्य ही नहीं भेजेंगे। ऐसा कैसे? आप ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अधिकतर मांग करते हो कि बड़ी कमेटी बनाई जाए स्क्रूटनी के लिए। ये स्क्रूटनी के लिए है ना। लेकिन सर, विपक्ष इसमें लामबंद है और विपक्ष का एक साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर सरकार ने ये जो बिल लेकर आई है एक सोची समझी मंशा है, क्योंकि इनकी सरकार में कोई गलत कर नहीं सकता है और ये जानबूझ के मतलब ऐसा हमारे लोग, ऐसा भी अपोजिशन के कुछ लोगों ने, मैं सारों को नहीं कहता, अपोजिशन के कुछ लोगों ने, जिसमें राहुल गांधी जी भी एक हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है कि कोई अच्छा सुधार हो मोदी जी की गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन रिफॉर्म है, सुधार है, नहीं हम विरोध करेंगे। अब ये इतना अच्छा सुधार है, ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, उनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए इस कानून को। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सबसे लंबे ओवरब्रिज का उद्घाटन करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को करोड़ रुपए की सड़कों की सौगातें दी। इस दौरान गडकरी ने सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस 2 लेन रोड को 4 लेन किया जाएगा और 6 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर 4 लेन चौड़ीकरण 2500 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर। ये भी सिवनी से सावनेर 4 घंटे बचकर 2 घंटे हो जाएंगे। इसमें सड़क दुर्घटनाएं काफी होती है, ये भी काम आने वाले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हम सबके लंबे समय से मांग थी और जो छिंदवाड़े के विकास में पंख लगे, इस उद्देश्य से हम लोग मांग कर रहे थे कि छिंदवाड़ा से सिवनी और छिंदवाड़ा से सावनेर तक के 4 लेन सड़क बने। मैं माननीय गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज जबलपुर के कार्यक्रम में उन्होंने इस सड़क की घोषणा करी, जिसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनेगी। निश्चित तौर पर इससे छिंदवाड़ा पांडुना जिले का हमारा विकास होगा और हमारे सपनों को पंख लगेंगे। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई बाढ़ की घटनाओं के बाद नुकसान का निरीक्षण करने के लिए बाली चौक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है, राज्य भर में नुकसान की घटनाएं बढ़ रही है। मैं बाली चौक गया जहां नुकसान हुआ है और राहत सामग्री वितरित की। मेरे क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश का मौसम आगे बढ़ रहा है तो लगातार नुकसान की घटनाएं पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से और ज्यादा मिलती जा रही हैं।
और अभी मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बारिश के कारण नुकसान हुआ है। उसकी खबरें आप सुन ही रहे हैं, लेकिन बाली चौकी क्षेत्र में अभी तक नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते भर से नुकसान बाली चौकी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा हुआ है। और आज मैं देख करके हैरान हुआ, जो बाली चौकी की मार्केट है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। लगभग 40 दुकानें, घर वहां पर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर गया था और राहत सामग्री भी लेकर के गया था, उसका भी वितरण हमने वहां पर किया। और वहां जो अधिकारी थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के चर्चा की। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है इस बारिश के कारण जो जान माल की क्षति हो रही है। अभी तक मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की जिंदगी चले गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और सावधानी के साथ सब लोग रहें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से हम आपदा में लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात की। मैं इस बात को खुद देख रहा था कि खास तौर से मंडी से कुल्लू तक का रास्ता जो हमारा NHI का है, 4 लेन का है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज भी हुआ है, उसके साथ साथ में बड़ा लंबा जाम लग रहा है। और ऊपर से सीजन है सेब का भी, सब्जियों का भी, और उनको मार्केट तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। घंटों घंटों वहां पर उस जाम में फंसे हुए लोग तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने बात की है प्रशासन से कि मॉनिटर करें कि किसी को परेशानी ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। ट्रैफिक को मॉनिटर करने की वहाँ पर आवश्यकता है और उस दिशा में मुझे लगता है कि सरकार कदम उठाएगी। इस बात के लिए हमने भी गडकरी जी से बात की। हमने कहा कि जब आपके सारे रास्ते बंद पड़े हैं, टूरिस्ट आ नहीं पा रहा है, रास्ते अवरुद्ध पड़े हुए हैं, ऐसे में वहाँ गांव के लोगों को, टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं, उन सबको टोल देना पड़े। इसको थोड़े वक्त के लिए इसको रोक देना चाहिए, एग्जाम्प्ट करना चाहिए, और उन्होंने किया है। दिल्ली में IPS अधिकारी किरण बेदी ने ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले को लेकर कहा कि जिस तरह से उन्हें आग के हवाले किया गया, उससे पता चलता है कि मध्यकाल से ही हमारा समाज बेटियों को धन का स्रोत मानता आया है। उन्होंने कहा कि जबकि बेटियों को धन छीनने वाला समझा जाता है, ये मानसिकता आज भी मौजूद है। साथ ही कहा कि अमानवीय है और दिखाता है कि दहेज की भूख का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल हैवानियत है, और हैवानियत फैल रही है, ना कि इंसानियत। तो ये हैवानियत थी कि किस तरीके से उसको जलाया गया सबने मिलके। हमारे समाज में ये मिडीवल टाइम से पुत्र को ऐसा देखा गया कि वो धन लाएगा, जब शादी होगी तो धन लाएगा, और ये भी देखा गया कि जब पुत्री होगी तो धन ले जाएगा उसको। सो ये हमारी पुरानी सोच अभी भी है। और आपने देखा कि शादियों में जब उसके बाद तो पंडित लोग या बड़े लोग ये कहते हैं, अब तू अपना पुराना घर भूल जा, चावल फेंक और पीछे मुड़ के मत देखना। तो एक मैसेज दे दिया गया कि अब तेरा घर ये नहीं है, अब तेरा घर वो है जहां तू माइग्रेट हो रही है। उस मकान को अपना घर बना लेना। अब हर एक लड़की का वो मकान घर नहीं बनता, वो मकान में रहती है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा मकान नहीं है। माँ बाप ने तो बोल दिया अब तेरा ये नहीं है, और वो मारने वाला का घर नहीं है, वो मकान है, तो जाए कहाँ। तो ये हमारे समाज में बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक भूल है, जहां हम लड़के को समझते हैं कि वो धन लाएगा और लड़की को धन ले जाएगा, इसलिए बेटी बोझा समझा जाती है। तो वो अपने आप को बोझा समझती है, पिटती भी है, मरती भी है, बेइज्जती भी होती है। जैसे इन हाल ये 2 बेटियां, 2 बहनें इकट्ठे पिटती रही, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सके, और कमा भी रही हैं। और ये भी नहीं कि कमा नहीं रही, लेकिन उनको माँ और ससुराल को ये भी प्रॉब्लम है कि कमा क्यों रही है, उनका भी वो कमाया हुआ धन खींच रही है। और ये नहीं है कि माँ बाप उनके मायके को मालूम नहीं है, मायके को मालूम है, लेकिन वो देते जा रही हैं, उनकी भूख पूरी करते जाते हैं। क्यों आहुति देते हैं, क्यों भूख? उस वक्त क्यों नहीं पुलिस में जाते? इतना प्रचार होता है, कानून का प्रचार होता है, उनको पता है कि ये समाधान है, क्यों नहीं ये समाधान ढूंढते? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो घर लड़की मायके वापस आ जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कल को उनकी कोई बहू आएगी, लड़के की बहू, उसको ये घर चाहिए।
वो इतराज करेगी। शायद इसीलिए शादी नहीं होगी लड़के की, क्योंकि लड़की घर में है। ये सारी सोच बदलने की बात है, और सोच बदलते बदलते अभी जनरेशंस लग जाएंगे। इन दोनों लड़कियों का बिल्कुल साफ साफ आया है, वो बर्दाश्त करती रही, माँ भी बन गई, घरेलू काम भी कर रही, पिट भी रही, और वो रात भर वो आदमी दोनों भाई रात को कहीं और भी रात काटते हैं, और अगर जब आकर पूछा जाता है तो फिर उसको पिटाई करते हैं कि तुझे पूछने का हक नहीं। सो ये बेसिकली ये कई घर बहू को इसलिए घर में लाते हैं, उसको नौकरानी बनाने के लिए, उसको नर्स बनाने के लिए, बच्चा भी पैदा करने के लिए, और अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर पीटेंगे। इसमें तो बेटा पैदा हुआ, शायद इसलिए नहीं पीटा कि बेटा नहीं तूने पैदा किया, शायद ये भी कारण बन जाता, लेकिन दहेज और ला। सो भूख का जो अंत है हमारी शिक्षा में, ना माँ बाप सिखा रहे हैं कि भूख को कैसे मानसिक कंट्रोल जो है हमारी शिक्षा में नहीं है। इसीलिए योग कहते हैं। योग का सिर्फ आसन ही नहीं है, योग का तो मतलब मानसिक कंट्रोल भी है, मानसिक समझना, माइंड कंट्रोल। ना टीचर सिखाते हैं, तो असेंबलीज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, लेकिन योग कहाँ होता है, मानसिक मेडिटेशन कहाँ होता है। बिहार में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद 61वां स्थापना दिवस दरभंगा में धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सेवा प्रमुख अभय, जिला अध्यक्ष डॉक्टर GN लाल सहित कई लोग शामिल हुए। तो वहीं अभय मिश्रा ने कहा कि हिंदू धर्म की वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, ये सबको समान अधिकार देता है और पूरी दुनिया को परिवार मानता है। साथ ही कहा कि भारत आज ही करोड़ों हिंदुओं के संस्कारों से विकसित है, क्योंकि पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति बलिदानों से जीवित है। कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि 68 करोड़ हिंदुओं के बिना किसी भेदभाव के एक साथ स्नान कर दुनिया को हिंदुत्वता का संदेश दिया। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, 61वां स्थापना दिवस। दरभंगा जिला मुख्यालय पर पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अधिकारियों ने मिलकर के श्रीमान रिंकू झा, राजीव प्रकाश मधुकर जिला मंत्री, सह जिला मंत्री, डॉक्टर GN लाल अध्यक्ष, इन लोगों ने मिलकर के जिला मुख्यालय पर यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया था। जो कार्यक्रम आपको अभूतपूर्व, भव्य, दिव्य, सुंदर, सभी कार्यकर्ताओं और सनातनियों के सहयोग से आपको यह कार्यक्रम मनाया गया। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सनातनियों, सभी अधिकारियों, सभी बंधु बांधवों, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का सम्मान और आपको उनका स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि इस समय उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित देकर के अपना योगदान दिया। धन्यवाद। मैं अभय मिश्रा, प्रांत सह सेवा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। जय श्री राम। आप सभी नगरवासी, देशवासी, जिलावासियों का स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।